Good morning, student. Welcome to chemistry class. Welcome to chemistry class. Today in the chemistry class, we will revise significant figure. In yesterday class, we completed precision and accuracy. Now we will see the significant number. Significant number, as the name suggests, significant. Significant means important, valuable. Okay, means those number which are important in a calculated quantity or experimental quantity is known as significant number. Once again, significant number is the number, important number in a measurement or in a calculated quantity. This is the definition of the significant number. ठीक है, कह सकते हैं it is a meaningful digit in a measured or calculated value. ओके, ये क्या है? मीनिंगफुल डिजिट है जिसका कोई वैल्यू है. ठीक है ना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है. अगर हम कहने का मतलब है कि हमने 0.321 लिख दिया तो ये मीनिंगफुल हो गया. 0.0321 लिख दिया तो इसमें इसका मीनिंग नहीं है. जितनी मीनिंगफुल है डिजिट उसी को हम सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं. चलिए ठीक है. इसके अंदर वो सारे डिजिट्स आ जाती हैं जिनकी कोई वैल्यू है, जिनको हम वैल्यूएबल मान सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इसको नोट कर लिया. इट इंक्लूड्स all those digits which have certainty and one or two uncertain digits. मोस्टली इसके अंदर क्या आते हैं? सर्टेन डिजिट आते हैं. सर्टेन मतलब जो निश्चित है, जो वैल्यू क्या है? पक्का है. नाउ वी सी द रूल फॉर determining significant number. अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर को जो है कि डिटरमाइन करने के लिए क्या रूल है, किस तरह से हम उसे डिटरमाइन कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नंबर है, किसको कह सकते हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है. तो ये समझ लिया कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? मीनिंगफुल नंबर होता है. ठीक है. अब यहाँ पे पहला है ऑल द नंबर आर सिग्निफिकेंट. ऑल द
numbers are significant is except 0 write to the digit, write to digit के राइट में अगर 0 है तो उसको छोड़ करके सारे के सारे क्या होते हैं, सभी के सभी जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने एक चीज जान लिया कि अगर किसी डिजिट के राइट साइड में, किसी नंबर के राइट साइड में 0 है तो वो 0 मीनिंगफुल नहीं है, वह सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा है 0 राइट टू द 0। नेक्स्ट सेकंड वन इज द 0 राइट टू द डेसिमल is a significant number। ओके, अगर डेसिमल के राइट साइड में कोई 0 है तो दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल 15.0। ओके, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर, here is 0.0132। okay, here is also 3 significant number। ठीक है, this way you can decide the significant number। okay, now you can see one more example 0.132। here is also 3 significant number। okay, नेक्स्ट लास्ट तो 2 हमारे पास हो गए। एक तो अगर 0 राइट टू द नंबर है उसका कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, अगर 0 डेसिमल के राइट साइड में है तो वहाँ पे उसका नंबर होगा। ठीक है, और अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, थर्ड वन इज द एग्जैक्ट वैल्यू हैज infinite significant number। जैसे कहने का मतलब है कि अगर पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल टू 3.14, देन नेक्स्ट नंबर इज आल्सो हियर दैट आल नंबर्स आर द सिग्निफिकेंट नंबर। तो हमने यहाँ पे देख लिया सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं। 3 नियम हमने पढ़ लिए। एक तो 0 राइट टू द नंबर अगर है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और अगर सिग्निफिकेंट नंबर में 0 डेसिमल के राइट साइड में है तो उसकी वैल्यू है वहाँ पे। ठीक है, और जो है
कि अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू है तो उससे वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, उसमें कोई भी नंबर लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया कि सिग्निफिकेंट नंबर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जरा इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल लगा करके एडिशन में कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, डिवीजन में कैसे करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हम पहले एडिशन में देख रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किस तरह से डिसाइड करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर को, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। इन एडिशन और इन सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, in addition or subtraction, the final result should be same। जो भी हम जोड़ेंगे पहले एडिशन करने के बाद सारे नंबर को सेम एज नंबर लिख देंगे। ठीक है, सेम नंबर शुड बी सेम नंबर, नंबर टू द डेसिमल प्लेस, अभी हम लोग एक एग्जांपल करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्लेस, ठीक है, डेसिमल प्लेस। ओके ओके, तो यहाँ पे प्लेस द डेसिमल प्लेस एज दैट ऑफ द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। कहने का मतलब है कि जब हम किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद हम डिसाइड करेंगे लीस्ट नंबर तक उसको लिखने के लिए। पहले जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 2.5 1 2 2.2 2.13। ओके, अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, सपोज हियर इज 18। ओके, 0 0। ओके, तो ये नंबर पहले हमें जैसा है वैसा लिख देंगे 9, और ये विल बी 7 8 एंड ये विल बी 6.889। तो लीस्ट नंबर की अब बात हमने की, क्या बोला, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब लीस्ट नंबर मतलब एटलीस्ट वन प्लेस, तो अगर हमें लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे 6.9। क्या लिखेंगे, 6.9। तो पहले हमने क्या किया, एग्जैक्ट रिपोर्टिंग की 6.892, फिर उसके बाद लिस्ट नंबर, इसको ये हमारा 5 से बड़ा था तो हमने इसको एक डिजिट यहाँ बढ़ा करके इसको 6.9 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं, इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। एडिशन दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसी चीज़ को, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जब तक देखेंगे नहीं तब तक ये थ्योरी समझ में नहीं आती है। अगर हमारे पास तीसरा नंबर ले लेते हैं 3.124 4.3 एंड 2.47। ओके, ये है
इसको हमने पहले एक बार एग्जैक्ट जोड़ लेंगे 9 7 8 and here is 7 9. Okay, 9 point this could be written as 9.9. This is the least number. Okay, अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, हमने इसको जो है कि ऐड करके इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ करना भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग राउंड ऑफ करना सीखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि कैसे इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, कोई नया प्रोसेस नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम वही है। जो भी हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करके सारी डिजिट को एज सच रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद लीस्ट नंबर में उसको लिखेंगे। जैसे हम एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन में बस ये है कि पहले हम जो एग्जैक्ट वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन की या डिवीज़न की या एडिशन की, उसको जो है कि एज सच पहले रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट को देखेंगे। ठीक है, जैसे एक हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, हमारा एक मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, डिवीज़न डिवीज़न है 15.724 डिवाइडेड बाय 0.14। ओके, 0.14 से हमें डिवाइड करना है, या 1.4 या 4.1 से भी अगर मैं डिवाइड करें 4.1 से। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करके देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। इसकी एग्जैक्ट रिपोर्टिंग अगर हम करें, हमने पहले एग्जैक्ट रिपोर्टिंग कर दी, इसको डिवाइड किया, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू लीस्ट नंबर तक लेना है। जरा बताइए क्या होगा, लीस्ट नंबर तक अगर लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, लीस्ट नंबर तक अगर हमें लेना होगा तो हमारा यही सिग्निफिकेंट नंबर है, ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर में अगर देखेंगे तो हमारा हो गया 38.35। ओके, 4 डिजिट ये हो गए। तो इस तरह से हमारा डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से हम लोग डिवीज़न के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से कर सकते हैं। जब भी मल्टीप्लाई कर लें तो पूरी वैल्यू पहले एग्जैक्ट लिखने के बाद तब देखते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो हम इसमें से एक नंबर यहाँ पे करके ऐड कर देते। अब ये छोटा है, ये सारी वैल्यू छोटी हो गई तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, राउंड। अब अगला हमारा पॉइंट है राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करके हम देखेंगे कैसे करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करने का तरीका ये होता है कि अगर कोई भी डिजिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, एक कंडीशन होती है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ 3.56। ओके, तो 3.56
या सपोज यहाँ पे 4 6 लिखा हुआ है, तो अब ये हमारा 5 से बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 3.5 लिख सकते हैं। और अगर ये सपोज ये 6 हो गया, अगर सपोज ये 3.44 होता तो इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। अगर ये होता है 3.45 होता तो हम इसको लिख देते 3.5, ठीक है, 3.5। तो अगर कोई भी डिजिट इक्वल टू, अगर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है आफ्टर डेसिमल, तो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे लिखा होता है 3.9 3.6, तो हम इसको मान सकते थे 4, ठीक है। तो इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू इफ डिजिट इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 और 4, तो यहाँ पे उसको एज सच लिख देंगे। जैसे 3.44 लिखा है, तो इसमें कोई राउंड ऑफ नहीं करेंगे। 3.42 लिखा है तो कोई राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे रहेगा उसको वैसे ही एज सच नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो हमारा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, यहाँ भी आफ्टर डेसिमल। तो हमें ये रूल फॉलो करना है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक को जो है कि इस बार निकाल दिया गया है, और ये सारे टॉपिक वही हैं जो हम लोग 9th में पढ़े थे, उसमें से एक दो कुछ ज़्यादा हैं। तो हम लोग ये इस बार कोविड के कारण जो रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है, उस रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से हमारे जो है कि बुक में ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हटा दिया गया है। अब हम लोग सीधे आएंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे आएंगे, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन का कहना है कि जो एटम होता है वह इनडिविजिबल है और ये सबसे छोटा पार्टिकल है सब्सटेंस का, ठीक है। आज यहाँ पे डाल्टन्स हेडिंग डाल देते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। According to this theory, इस थ्योरी के अनुसार पहला कि जितने भी सब्सटेंस हैं, all the substance are made up of, all the substance substances either living or non-living, living or non-living are made up of indivisible
टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी सब्सटेंस है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब इंडिविजुअल पार्टिकल से बने हैं, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट आर कॉल्ड एटम। दैट आर कॉल्ड एटम, उनको हम एटम कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने? दूसरी बात इन्होंने बताया कि इन ईच एलिमेंट, सेकेंड पॉइंट हम ऊपर लिखेंगे। पहला पॉइंट तुम्हारा होगा कि सारे सब्सटेंस जो होते हैं, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सभी मेडअप होते हैं एक छोटे से पार्टिकल से जो कि इंडिविजुअल है। उस पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं डाल्टन के हिसाब से। दूसरी बात कि इन एलिमेंट all the atoms are same and have same mass, but in different elements atoms have different mass। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट के सारे एटम्स को देखा जाए तो सारे एटम्स का मास क्या होगा? सेम होगा। अगर एक मोल क्लोरीन है यहाँ पे, इसके अंदर 1.61 मोल है, ये यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, एटम्स ऑफ क्लोरीन। और इन सारे एटम्स का मास क्या होगा? सेम होगा। सारे एटम्स का मास क्या होगा? वो सेम होगा, वो कभी डिफरेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं, जैसे कहने का मतलब है कि क्लोरीन है, क्लोरीन का है एटम ऑफ क्लोरीन, एटम ऑफ क्लोरीन, space is not here। atoms of chlorine has different mass, have different mass than atoms of bromine। तो कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के अगर एटम्स हैं तो उनके मास क्या होंगे? डिफरेंट। तो अब नेक्स्ट हमने दो देख लिया। एक तो हमने ये देख लिया कि जितने भी सब्सटेंस है, चाहे लिविंग है नॉन लिविंग है, वो सभी क्या है? एक छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम एटम बोलते हैं। दूसरा हमने देखा कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स के मास इक्वल होते हैं। तीसरा अब हम देखेंगे कि जो रिएक्शन होता है, ठीक है, कंपाउंड्स और जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तीसरा इसका लॉ यही कहता है कि जो भी एलिमेंट आपस में, एटम्स आपस में जुड़ करके कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइंड होते हैं। ठीक है। इन कंपाउंड, थर्ड इज इन कंपाउंड
कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स एटम कंबाइंड atoms combined in simple ratio. सिंपल रेशियो में जो है कि यह सिंपल नंबर में कंबाइंड होकर के एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 3 हमने देख लिए, ठीक है। पहला हमने क्या देखा, पहला देखा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पहला हमने देखा कि जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सभी जो है कि एक टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जिनको एटम कहते हैं। दूसरा हमने देखा कि सारे एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सबके मास सेम होते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे। और हमने यहाँ पे तीसरा देखा कि जब कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से तो एक सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।